गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज अभिषेक फ्रॉम खगड़िया बिहार। आज हम आपको मुगल का दूसरा अध्याय हुमायूं के बारे में पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हम बाबर के बारे में देखे। बाबर के बारे में बहुत कुछ समझने को मिला इससे पिछले वाले वीडियो में, जिसमें कि हम ये देखना चाह रहे थे कि बाबर का जो शासन है वो कहीं स्थापित हो ही नहीं पा रहा था परमानेंटली रूप से मध्य एशिया में। बाबर हमेशा से समरकंद पे ही शासन करना चाहता था, लेकिन 3 बार समरकंद को जीतने के बाद भी बाबर वहाँ साल भर 8 महीना 2 महीना में उसको भगा दिया जा रहा था वहाँ से। तो कहीं न कहीं बाबर के जीवन में अस्थिरता हो ही नहीं पा रहा था। दूसरा चीज़ क्या था कि बाबर के जो पिता थे वो कम कम आयु का बाबर था, उसी वक़्त उसके पिता चल बसे, मतलब डेथ हो गया था। तो फिर बाबर को अपने पड़ोसी से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। इतना स्ट्रगल करने के बावजूद बच जब वो 11-12 की उम्र में था तब से ही बाबर काफ़ी युद्ध लड़ते हुए आ रहा है। तो उनको स्थिरता मिला ही नहीं मध्य एशिया की तरफ, तो वो भारत की तरफ आने का मन बनाया। और इब्राहिम लोदी के कई दुश्मन जाकर के बाबर को न्योता भी दिए, और बाबर भी कई युद्ध भारत में छोटे-मोटे शासक से जीत चुके थे, जिसके वजह से भारत में बाबर एंट्री ले रखे और बहुत सारे छोटे-मोटे शासक के मदद से उन्होंने इब्राहिम लोदी को भी पानीपत की पहली लड़ाई में पराजित किया, ठीक ना? इस प्रकार से बाबर कुल 4 प्रमुख युद्ध भारत में लड़े, जिसमें कि आपका पानीपत की लड़ाई है, खानवा की लड़ाई है, घग्गर की लड़ाई है। इस 4 तरह की लड़ाई को बाबर ने क्या करा, जीत लिया। एक चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि जो भी लड़ाइयाँ हुई थी ना, वो कंप्लीट रूप से उसको सीक्वेंस में याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन निकल के आते हैं। सबसे पहले 1526 में जो लड़ाई हुई थी, किनके-किनके बीच में हुई थी? बता सकते हैं? किनके-किनके बीच में लड़ाई हुई थी? अगर आप बता सकते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं। पानीपत की लड़ाई हुई थी, किनके-किनके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी और बाबर के बीच में हुई थी। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। दूसरा लड़ाई खानवा की लड़ाई हमको देखने को मिला 1527 में, ठीक? जो कि खानवा की लड़ाई किसके साथ हुआ था? तो राणा सांगा और फिर बाबर। बाबर को समझ में आ गया था कि यदि हमको भारत में टिक के शासन करना है, तो हमको राणा सांगा से लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि राणा सांगा एक प्रमुख राजपूत राजा है भारत का। यदि उसको हम हराएँगे नहीं, तो हमको खतरा हो सकता है भविष्य में, इसलिए राणा सांगा को भी हराना बहुत ज़रूरी था। फिर राणा सांगा के ही एक साथी थे मेदिनी राय, उससे भी लड़ाई हो गया। मेदिनी राय जो थे राणा सांगा के साथी थे, और जब बाबर ने राणा सांगा से युद्ध किया तो मेदिनी राय उसको अपना सेना से दमखम से काफ़ी सपोर्ट किए थे। इस वजह से उन्होंने चंदेरी का भी युद्ध लड़ाई किया 1528 में। और लास्ट युद्ध घाघरा का युद्ध होता है मोहम्मद लोदी से, जो इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई ही रहता है रिश्ता में। तो वो भी कहीं न कहीं गालियाँ-वालियाँ लिख के बाबर को देता था, तो उसको भी चपेट में धर लिया। तो फिर घग्गर नदी के ही तट पे वो पकड़ाया जब वो बंगाल भाग रहा था, तो उससे भी लड़ाई होता है। इस प्रकार से बाबर लड़ते हुए आ रहा था, भारत को जीत रहा था, और जीतते-जीतते उन्होंने 1530 में मर भी गया। तो 4 प्रमुख लड़ाई हमने देखा, डेट याद रखा, 1526 पानीपत, 1527 खानवा, 1528 चंदेरी, 1529 घग्गर, और 1530 में क्या होता है, बाबर की मृत्यु हो जाता है। इसके मरने के बाद हुमायूं को उत्तराधिकार मिल गया, और जब हुमायूं को उत्तराधिकार मिलता है तो हुमायूं के पास भी काफ़ी चुनौती होती है, क्योंकि उनके पिता जब मर रहे थे तो वो कह दिए कि हमारा जो भी ज़मीन है, जो भी हमारा कैप्चर एरिया है, वो तुम सभी भाई आपस में बाँट लेना। लेकिन हाँ, याद रखना कि हुमायूं मेरा सबसे अच्छा पुत्र है, इसलिए हुमायूं ही राजा बनेगा मेन। बाद बाकी सबको तुम अपना क्षेत्र दे देना, वो अपने-अपने क्षेत्र पे खुद ही राज करेंगे। उसमें हुमायूं का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन हुमायूं ही दिल्ली का राजा बने और मुगल को हुमायूं ही आगे लेके जाए।
तो हुमायूँ के सामने सिर्फ शासन गढ़ने की चुनौती एकाएक नहीं आई उसके पिता की मृत्यु के बाद। हुमायूँ को अपने भाई को जो भी और भी ज़मीन है और भी जगह का क्षेत्र है उसको बँटवारा करने का भी चुनौती आ गया कि अब अपने पापा का कहना इसको मानना है और सभी भाई को ज़मीन देना है। काफ़ी चुनौती संघर्ष हुमायूँ को भी देखने को मिला। हम आगे जब पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो अच्छे से देखेंगे कि इस चैप्टर में हुमायूँ के 2 कार्यकाल था। पहला कार्यकाल जो हुआ है मतलब भारत में वह बाबर की मृत्यु के बाद मतलब 1530 में जब बाबर की डेथ होती है तो 1530 से लेके 1540 तक वह दिल्ली के गद्दी पे बना रहता है हुमायूं। लेकिन फिर उसका फेज खराब हो जाता है मतलब फिर जो 1540 से लेके 1555 का वक्त है उस वक्त हुमायूं भारत के गद्दी पे शासन नहीं करता है, भारत से बाहर भाग जाता है। ऐसा क्या कुछ कहानियां रही जो हुमायूं को बाहर भागना पड़ा भारत छोड़ करके, हर एक बिंदु को एक एक करके देखने का हम प्रयास करेंगे। आखिर हुमायूं को क्या ऐसा हुआ था जो 1540 से लेकर के 1555 तक हुमायूं बाहर भागा। एक्चुअली एक शासक था जिसका नाम था शेरशाह सूरी और उससे हुमायूं क्या हुआ था, पराजित हो गया था। पराजित होने के बाद हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि हुमायूं की कहीं ना कहीं जान भी क्या थी, खतरे में थी। यदि वह भारत में उस वक्त रह जाता तो हुमायूं को मार मार दिया जाता। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। तो अपने आप को एक ठीक ठाक मतलब खुद को बचाने के लिए हुमायूं को 1540 ईस्वी में भारत की गद्दी छोड़ के भागना पड़ा और फिर भारत पे उस 15 साल के लिए मुगल का राज समाप्त हो जाता है। हाँ, हुमायूं के भाई लोग मुगल पे राज कर रहे थे लेकिन वैसा उन लोग ताकतवर नहीं थे। उनको जो छोटा जगह दे दिया गया था बस छोटा जगह को ही अपना समझ के राज कर रहे थे। कुछ ना एक्स्ट्रा जीतना है, ना किसी के ज़मीन को हड़पना है, ना अपना ज़मीन को छोड़ना है। उनका भाई का वैसा कुछ मानसा नहीं था। लेकिन हुमायूं शूरवीर एक प्रतापी शासक थे, मुगल वंश का दूसरा शासक में से एक थे। तो हुमायूं ही बड़े-बड़े राजा के साथ लड़ाई करते थे, छोटे-छोटे के साथ लड़ते थे। तो हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गए। हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे कि हुमायूं शेरशाह सूरी से कैसे हारते हैं, आखिर शेरशाह सूरी का वंशज क्यों कमजोर पड़ता है, फिर क्यों हुमायूं 1555 में फिर भारत की गद्दी को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा क्या होता है हुमायूं के जीवन में कि फिर 1555 में भारत की गद्दी हुमायूं को वापस मिल जाती है। ठीक, हर एक कुछ देखेंगे। फिर हम इस चीज बिंदु को भी देखने का प्रयास करेंगे कि जब हुमायूं वापस भारत में आता है तो 1 साल के बाद 1555 फिर भारत जब पुनः ही हुमायूं दूसरा बार भारत जीत लेता है, तो फिर 1 साल के बाद हुमायूं को 1556 1556 में मृत्यु हो जाती है। आखिर हुमायूं का भाग इतना खराब क्यों है? क्यों हुमायूं अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल करने के बावजूद भी जब वो भारत को पुनः जीतता है तो एक ही साल में उसकी मृत्यु हो जाती है? ऐसा क्या हुमायूं का लक है? क्यों इतिहासकार इसे अभागा कहे हैं? ठीक, हम हर बिंदु पे ध्यान देंगे। तो शेरशाह सूरी के वंशज जब कमजोर पड़ते हैं तभी हुमायूं को पुनः भारत की गद्दी प्राप्त हो जाती है क्योंकि शेरशाह सूरी मर चुके होते हैं और उसके वंशज कोई खास, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा, यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। इस प्रकार से उसका दूसरा शासनकाल वह बहुत कम समय के लिए ही एस्टेब्लिश होता है 1555 से लेकर के 1556 भारत में फिर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब हम चलिए डिटेल में सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। हुमायूं का पुराना नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इनके पिता बाबर थे और माता माहम बेगम थी। इनका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल वाले क्षेत्र में हुआ और इनका एजुकेशन बहुत ही अच्छा हुआ था, मतलब पढ़े लिखे राजा थे, मूर्ख राजा नहीं थे। और बाबर ने इसको हमेशा सैन्य अभियान में अपने साथ रखा। जब भी बाबर कहीं सैन्य अभियान करने के लिए जाते थे तो हुमायूं को अपने साथ रखते थे ताकि जो भी तमाम सैन्य शिक्षा है वो हुमायूं को भी प्राप्त हो सके। इस तरह का हुमायूं का चल रहा था। जैसे कि खानवा का लड़ाई करने के लिए भारत जब बाबर जब राणा सांगा के लड़ने गए खानवा का लड़ाई, तो उस वक्त भी हुमायूं को अपने साथ रखे थे ताकि लड़ाई के साथ ही साथ उसका सैन्य शिक्षा अभियान भी जारी रहे।
हुमायूं जब बाबर जब खानवा की लड़ाई लड़े और भी जो भी लड़ाई लड़ते थे, जैसे पानीपत की लड़ाई लड़े थे बाबर, तो उसमें हुमायूं को अपने साथ रखते थे ताकि हुमायूं को भी सैन्य शिक्षा की ज्ञान प्राप्त हो सके। इस तरह का पूरा जो भी था डिटेल्स में सब हुमायूं को मिलता है। आई होप आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आ रही होगी। 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्य अभिषेक हुई और आगरा में हुमायूं का राज्य अभिषेक कराया गया। आगरा अभी जहाँ राजस्थान वाले क्षेत्र में आगरा है ना, दिल्ली की ही साइड जहाँ ताजमहल है, तो आगरा वाले क्षेत्र में ही हुमायूं को क्या कराया गया, राज्य अभिषेक कराया गया। फिर वो भारत का बादशाह बन जाता है, जो कि बाबर का पुत्र था। और हुमायूं 3 भाई 1 बहन था। भाई कामरान जो सबसे बड़ा था, दूसरा अस्करी जो छोटा था, और तीसरा जो था वो गुलरुख बेगम। तीसरा क्या नाम था, गुलरुख बेग सॉरी, पहला कामरान दूसरा अस्करी, ये किनका बेटा था, गुलरुख बेगम का बेटा था। उसके बाद हिंदाल, ये तीसरा भाई था। अब इनकी माँ का क्या नाम था, तो इनकी माँ का दिलदार बेगम नाम था। नाम काफ़ी इतिहास में अलग अलग आते हैं। आप कहानी को अच्छे से सुनेंगे तो 1 से 2 बार 3 बार सुनेंगे तो सभी नाम क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, जबकि हुमायूं के माता का नाम माहम बेगम था। आप समझिए कि बाबर की 3-4 पत्नियां थी, उनके सब बच्चे थे अलग अलग, और बाबर का दावा था कि सभी बच्चे को बराबरी में जमीन मिले, लेकिन दिल्ली की गद्दी हुमायूं को मिले, क्योंकि हुमायूं की सैन्य शिक्षा, युद्ध नीति सब बढ़िया है, और हुमायूं को भी लगता है कि वह मुगल का रक्षा कर सकता है। इसलिए बाबर ने बोल के गए थे कि जो दिल्ली वाला क्षेत्र है वो हुमायूं को मिले, बाद बाकी जो जो भी क्षेत्र है, जगह है, वो आपस में सभी भाई बांट ले। जब जब बांटा जाता है भाई में अलग अलग जमीन, तो आप खुद समझ लीजिए कि वह वंश खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि एकता में ही क्या है, बल है, और एकता खत्म तो बल भी क्या हो जाता है, खत्म। हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम है। पहले भी हम बताए कि बाबर बिना साम्राज्य अस्थाई का ही क्या हुआ था, मर गया था, क्योंकि बाबर अभी लड़ाई पे लड़ाई तो कर ही रहा था और कई लड़ाई बाबर करता, लेकिन बाबर को यह दुनिया क्या कर रहा, छोड़ना पड़ गया 1530 में। अब पता नहीं, अलग अलग इतिहासकार आते हैं और अलग अलग टिप्पणी दे के जाते हैं कि हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा भारत में, इसलिए बाबर की मृत्यु हो गई। और भी इतिहासकार आए, उन्होंने कहा हो सकता है कि इसको इब्राहिम लोदी की जो चाची है उसने जहर दे दिया, इब्राहिम लोदी की चाची ने जहर दे दिया, इस वजह से वह जहर स्वीट पॉइजन की तरह उसके शरीर में धीरे धीरे रिएक्ट करने लगा, और इस वजह से भी हुमायूं की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब अलग अलग शासक अलग अलग अपना बात बोल के चले गए। तो बाबर की मृत्यु कैसे हुई, नहीं हुई, क्या हुई, ये तो बहुत बड़ा आज के डेट में भी मिस्ट्री बन के रह गया है। कोई भी बुक एग्जैक्ट नहीं बताता कि बाबर की मृत्यु आखिर क्यों 1530 ईस्वी में हुई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो शराब गांजा भांग पीता था, उसके शरीर में बीमारी हो गया, और वह बीमारी कोई बड़ा बीमारी था, और उस बीमारी की वजह से बाबर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो भाई साहब, किस बात पे हम विश्वास करें, किस बुक को हम पढ़ के आपको पढ़ाएं, हमको भी समझ नहीं आता है। लेकिन हाँ, यह बात का कोई ठोस पुख्ता प्रमाण अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है। लेकिन बाबर के मरने के बाद हुमायूं बड़ा अच्छे से अपना उत्तराधिकार को संभालता है, और अपने सभी भाई में जो भी जमीन है, बिना लालच किए हुए सभी भाई में जमीन को वह आपस में बांट देता है, और विभाजन भी होता है, और राजा भी बनता है हुमायूं। और जब विभाजन होता है तो साम्राज्य की शक्ति क्या होती है, घट जाती है। हुमायूं को पहला चैलेंज यही है कि साम्राज्य विभाजन। बाबर अपने विरासत में दिल्ली से आगरा, सभी जो भी क्षेत्र है दिल्ली से लेकर के आगरा तक, और भी जो भी क्षेत्र उन्होंने जीता, वो सभी क्या चाह रहा था कि सभी भाई आपस में
बाँट ले। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी क्षेत्र बाबर जीता, तो जीत लेने के बाद ऐसा नहीं कि बाबर का ही क्षेत्र रह गया, वो सुरक्षित नहीं था। उसके पीछे कई राजपूत राजा का आँख टक-टक लगा हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत एक हिंदू देश है और यहाँ मुसलमान, वो भी मुगल आकर के शासन करने लगा। तो बहुत सारा हिंदू भाई लोगों का आँख लगा हुआ था उसको हराने के लिए, खासकर राजपूत राजा का। तो अभी तक उसको ऐसा नहीं था कि बाबर मर के गया है तो बड़ा आराम से ये भाई लोग शासन कर लेगा, नहीं, बाबर के मरने के बाद भी कई युद्ध स्ट्रगल हुमायूं को करना पड़ा और कई लड़ाई करना पड़ा और जीतना पड़ा, ठीक। कुछ लड़ाई हुमायूं हार भी जाते हैं, हम सब कुछ को एक एक करके देखेंगे। इस तरह से हुमायूं का वंश चलते जा रहा था। आपको हम बताए भी थे कि मोहम्मद लोदी जो था वो अफगान शासक था, वो भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, उनको भी जीतना था, तो मोहम्मद लोदी से भी कहीं न कहीं खतरा था। गुजरात के क्षेत्र में चले जाएँगे तो वहाँ पे बहादुर शाह एक मजबूत शासक के रूप में निकल के आ रहे थे। उसको भी हुमायूं से खतरा था और हुमायूं को उनसे भी थोड़ा-सा युद्ध का चुनौती करना ही पड़ा। इस प्रकार से बहुत मजबूत विरोधी अभी भी बचे हुए थे, किससे लड़ने के लिए? हुमायूं से लड़ने के लिए। ऐसा नहीं कि बाबर एकदम निश्चिंत होके मरा था, बाबर तो अभी भारत में आया ही था और भारत में लोगों को हरा के इस्टेब्लिश्ड अपना वंश कर ही रहा था, लेकिन बीच में ही मर गया, तो हुमायूं पे ही ना लोडिंग आएगा। तो हुमायूं पे सारा लोड आ गया और हुमायूं एकदम निश्चिंत होकर जीवन नहीं जी सकता था। अगर हुमायूं को भारत के गद्दी पे टिक के शासन करना है तो उसको सभी तरह का लड़ाई को लड़ते हुए आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और हुमायूं भला कैसे बाबर कितना मजबूत होगा, क्योंकि हुमायूं अपना धन दौलत जमीन सब आपस में भाई को बांट दिया। तो बांट देने के बाद पावर भी क्या होता है, घट जाता है। तो बाबर की तुलना में हुमायूं की पावर क्या हुई, घट गई। हाँ, एक चीज़ याद रखिए कि हुमायूँ बड़ा पढ़ा-लिखा विद्वान था। सैनिक की भी उनको अच्छा कुशल थी, युद्ध नेतृत्व भी कर सकता था। हुमायूँ में ये सब गुण भरा हुआ था। अपने साम्राज्य को कैसे अस्थायी बनाया जाए, उसको ये सब पता था। इन सभी मामले में हुमायूँ कमज़ोर, मतलब हाँ, लेकिन युद्ध तो लड़ने के लिए हुमायूँ को था ही, मतलब हुमायूँ चाहता, हुमायूँ युद्ध वगैरह जीतने का उसके पास तो तरह-तरह का नीति था ही। क्योंकि अपने पापा के साथ हर तरह का अभियान में लड़ाई किया ही है, रहा ही है। लेकिन एक चीज़ हुमायूँ में कमी क्या थी कि कैसे अस्थायी रूप से साम्राज्य को चलाया जाए, अस्थायी किया जाए, इस मामले में हुमायूँ थोड़ा-सा कमज़ोर था। नतीजा यह होता है कि हुमायूँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी नहीं कर पाता है और अपने विशाल साम्राज्य को बचा भी नहीं पाता है। और हुमायूँ जब राजा बनता है, तो राजा बनने के बाद अपने भाई कामरान को अफ़गान वाला जो क्षेत्र होता है, जैसे अफ़गानिस्तान में काबुल और कांधार, ये वाला क्षेत्र अपने बड़े भाई कामरान को सौंप देता है। ठीक? काबुल और कांधार, कौसे काबुल, कौसे कांधार, कौसे कामरान, उसको सौंप दिया। काबुल कांधार अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है, उसको अपने बड़े भाई कामरान को दे दिया। बोला भाई तुम यहाँ पे शासन करो, तुम यहाँ से स्वतंत्र रूप से शासन कर सकते हो। इसके अलावा उसने अस्करी को जो संभल का क्षेत्र है, वो वाला अस्करी को दे दिया संभालने के लिए, संभल वाला क्षेत्र। और हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दे दिया। ये सब क्षेत्र मेवात मेवात वाला क्षेत्र जो भी है वो हिंदाल को सौंप दिया। और मूल रूप से दिल्ली और आगरा वाला क्षेत्र जो रह जाता है वो हुमायूं के ही कब्जा में रहता है। कई इतिहासकार कहते हैं हुमायूं के असफलता का बहुत बड़ा कारण जो है उसका विशाल साम्राज्य का बंटवारा करना ही है, उसको अलग अलग टुकड़ी में बांटना ही हुमायूं की हार का कारण बन जाता है, जिससे साम्राज्य कमजोर हो गया और सैन्य शक्ति भी क्या हो गई, कम हो गई। हम हमेशा कहते हैं कि जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा। यदि सभी भाई लोग, एक ही राजा रहता, सभी भाई लोग मंत्रीगण रहते और एक ही साथ शासन करते, तो ऐसा दिन हुमायूं को देखना नहीं पड़ता। और शेरशाह सूरी जैसे छोटे मोटे शासक को मिट्टी में मिलाने का दम रखता हुमायूं, ठीक ना। इतना हुमायूं का वंशज बाबर लोग में इतना पावर था। लेकिन ये अपना जमीन घर दौलत सब कुछ बांट देने के बाद खुद को कमजोर कर लिए और फिर शेरशाह सूरी जैसे शासक से क्या हुआ, हार गए।
एक चीज़ याद रखिएगा कि हुमायूँ इतना उदार था ना, इतना उदार था, यहाँ तक कि वो अपना चचेरा भाई जो सुलेमान मिर्ज़ा है ना, हुमायूँ का चचेरा भाई, उसको भी बदखसा वाला क्षेत्र दे दिया। बोला भाई साहब, अपना भाई को तो इतना-इतना बाँटबे किया, चचेरा भाई को भी बदखसा वाला क्षेत्र दे दिया। कहा जाता है हुमायूँ खुद शासक बनने से पहले वह बदखसा वाला जो क्षेत्र था, वहाँ का वो सूबेदार था। सूबेदार का मतलब कह सकते हैं कि मंत्री लेवल का पद था, वहाँ का राजा ही था। मतलब जब इसके पापा ज़िंदा थे तभी हुमायूँ बदखसा वाला क्षेत्र का सूबेदार था और बदखसा में रहकर वह शासन का गुण सीखा। सब कुछ हुमायूँ पढ़ाई-लिखाई सब वहीं अपना जारी रख रहा था। लेकिन जब उसके पिता मरते हैं तो जो बदखसा वाला क्षेत्र है वो अपने चचेरा भाई को सौंप देता है और हुमायूँ ने शासक बनते ही सबसे पहला लड़ाई जो है वह कालिंजर के किले पर आक्रमण बोल डाला और कालिंजर के जो शासक प्रताप रुद्र देव थे, कालिंजर सबसे पहला बोल डाला, हमला बोल डाला किस पे? कालिंजर के किले पे, पहला लड़ाई। और प्रताप रुद्र देव जो थे शासक, उसको हरा दिया और हराने के बाद प्रताप रुद्र देव इसका गोड़ पकड़ लिया और फिर मतलब हार गया था, क्योंकि कालिंजर की किले पे जब आक्रमण किया था तो प्रताप रुद्रदेव हार भी गया था। लेकिन प्रताप की अच्छी दोस्ती किससे थी? अफगान शासक मोहम्मद लोदी से। और हुमायूं अभी लगभग प्रताप को युद्ध चैलेंज ही दे रहे थे। इससे पहले प्रताप ने काफी धन देकर हुमायूं के साथ संधि कर ली। अब बोले ना कि जब जो प्रताप रुद्रदेव थे वो डर गए किससे? हुमायूं से। बोले हुमायूं अगर हम पे अटैक कर देगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि भाई साहब हम हार जाएंगे, क्योंकि हुमायूं कहीं ना कहीं क्या है, बहुत मजबूत शासक है। उसको लगा कि यदि हम पे हुमायूं अटैक कर देता है तो प्रताप रुद्रदेव को लगा कि हम हार जाएंगे और मेरी कोई पहचान भी नहीं रह जाएगी। इसलिए वो एक ही चीज चाहा कि कुछ नहीं करना है भाई साहब, चुपचाप गोड़ पकड़ लेना है किसका? हुमायूं का ही क्या पकड़ लेना है? गोर पकड़ के धन दौलत दे देते हैं हुमायूं को और इससे हुमायूं हमें छोड़ देगा और संधि कर लेगा। ठीक ऐसा ही हुआ, काफी धन दे दिया। याद रखिए एक चीज, जो प्रताप रुद्र देव जो धन हुमायूं को दिया ना, जिसको डर हो गया था हारने का, उसका ही दोस्ती किससे था? अफगान शासक मोहम्मद लोदी से। तो यहां से भी कहानी उखड़ेगा बाद में। और हुमायूं चैलेंज ही दिया था तो वो प्रताप रुद्रदेव बड़ा चालाक था, वह काफी धन देकर हुमायूं के साथ संधि कर लिया और रिजल्ट धन लेकर हुमायूं जो है खुश हो गया। देखिए हुमायूं का दिमाग कि भाई साहब एक एक करके सब दुश्मन को मारना चाहिए, आइए धन देकर क्या हो, लेकर क्या हो गया, खुश हो गया। और कालिंजर के जो किले हैं वैसे ही छोड़ दिया, बोला ठीक है प्रताप रुद्रदेव तुम अच्छे से वहीं शासन करो, कोई दिक्कत नहीं है। और बिना जीते ही उसे धन तो मिल गया, प्राप्त तो धन हो गया, बट अगर जीत लेता तो फिर यहाँ से विरोध दोबारा नहीं होता। इसका ये व्यवहार ही असफलता का कारण बन जाता है। और बाद में फिर एक लड़ाई होती है, दोहरिया का युद्ध, जो कि 1532 ईस्वी में हुआ। और दोहरिया का युद्ध, दोहरिया जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में फैला हुआ क्षेत्र है, ठीक ना? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ही दोहरिया, अभी इसका नाम देवरिया पड़ गया है शायद दोहरिया का क्षेत्र को। और मोहम्मद लोदी जो है वहीं पे अपना शासन को विस्तार कर रहे थे। जो अवध वाला क्षेत्र है उस पे भी कब्जा मोहम्मद लोदी का था। तो हुमायूं के मन में चल रहा था कि पहले बंगाल, फिर बिहार, फिर यूपी वाला क्षेत्र को जीतते हुए अखंड भारत को अपने में मिला लेंगे। तो हुमायूं जो है दोहरिया का युद्ध है उसको स्टार्ट कर दिया किससे? मोहम्मद लोदी से, क्योंकि मोहम्मद लोदी का ही शासन दोहरिया वाला क्षेत्र पे चल रहा था। अब कब लड़ा दोहरिया वाला युद्ध? 1532 में। पहला लड़ाई कालिंजर, कालिंजर का किला जीते बिना धन लेकर वापस हो गया। किससे लड़ा? प्रताप रुद्र देव से। दूसरा युद्ध दोहरिया का युद्ध, किससे लड़ा? मोहम्मद लोदी से। कहाँ पे दोहरिया है? उत्तर प्रदेश में है। कब लड़ा? 1532 में। हर एक डाटा को याद रखना बहुत जरूरी है। तो जो मोहम्मद लोदी है उसका, उसको ही शेर खान अर्थात शेरशाह सूरी बहुत संयोग करता था।
क्योंकि मोहम्मद लोदी का मित्र था शेरशाह सूरी, सहयोग करता था, फिर भी मोहम्मद लोदी बुरी तरह से हार जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हुमायूँ बहुत बड़ा बकलोल बेटा था बाबर का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो शेरशाह सूरी काफ़ी सपोर्ट भी किया ना मोहम्मद लोदी को, फिर भी दोहरिया का युद्ध हुमायूँ जीत लिया। कालिंजर का तो बिना लड़े ही ऊपर गोड़ पकड़ लिया, और दोहरिया का युद्ध लड़ा गया था, फिर भी दोहरिया का युद्ध जीत लेता है। जबकि मोहम्मद लोदी को सपोर्ट किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी कौन थे? मोहम्मद लोदी के दोस्त थे, और दोहरिया के युद्ध में मोहम्मद लोदी को काफ़ी सैनिक से सपोर्ट किए थे शेरशाह सूरी। और मोहम्मद लोदी दोहरिया का युद्ध किससे लड़ रहा था? तो हुमायूं से लड़ रहा था। हुमायूं हमला बोल डाला उत्तर प्रदेश के दोहरिया वाला क्षेत्र पर, और बुरी तरह से मोहम्मद लोदी हार जाता है। और हुमायूं से मतलब हुमायूं से जब हार जाता है तो मोहम्मद लोदी को अफ़गान भागना पड़ गया, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र छोड़ करके। फिर से हुआ कहाँ भाग जाता है? अफ़गान ही भाग जाता है। और हुमायूं जो है यूपी में आगे बढ़ते जाता है, और बढ़ते बढ़ते उसको चुनारगढ़ का किला आ जाता है। तो चुनारगढ़ का जब किला हुमायूं पहुंचते हैं, जिसमें शेरशाह सूरी अर्थात शेर खान कब्जा किया हुआ था, क्योंकि हुमायूं के मन में ये भी विचार आया था कि शेर खान उसको कहीं ना कहीं सेना से हेल्प किया था मोहम्मद लोदी को, तो हम क्यों ना शेरशाह सूरी को ही खत्म करें सबसे पहले। तो चुनारगढ़ का किला में शेरशाह सूरी कर रहे थे शासन। लेकिन हुमायूं जो है चुनारगढ़ का लड़ाई 1532 में ही पूरा चुनारगढ़ का किला को घेर लेता है और युद्ध को चैलेंज करता है। बट शेरशाह सूरी काफ़ी धन दे करके, क्योंकि पता है कि ये हुमायूं थोड़ा सा लालची किस्म का इंसान है, इसको धन देकर खरीद लिया क्यों ना जाए। तो शेरशाह सूरी भी चालाक थे, और हुमायूं को जो धन दे दिया चुनारगढ़ की लड़ाई में, क्योंकि चुनारगढ़ की लड़ाई में हुमायूं को थोड़ा सा धन मिल गया शेरशाह सूरी की तरफ से। देखें, चुनारगढ़ चूना लगाया किसको? हुमायूं को धन देकर के चूना लगा दिया चुनारगढ़। तो चुनारगढ़ का किला में जब हुमायूं का हमला हुआ था चुनारगढ़ के किला में, तो चारों तरफ से हुमायूं की जो सैनिक थी घेर ली थी। लेकिन शेरशाह सूरी बड़ा तेज तर्राक इंसान थे, उसको पता था कि हमको मिसल के धर देगा ये हुमायूं, इससे अच्छा धन वन दे करके, काफी धन दे करके संधि कर लिया। और शेर खान अपने बेटे कुतुब खान को हुमायूं का सेवा करने के लिए भेज दिया। बोला, धन ही आपको नहीं दे रहे हैं हुमायूं सरकार, आपको धन ही नहीं दे रहे हैं, हम अपने बेटा कुतुब खान को आपको सेवा करने के लिए भेज रहे हैं। मेरा बेटा कुतुब खान आपका गोर दबाएगा, आपके यहाँ बर्तन मंजेगा, और आपका हर जरूरत पूरा करेगा, सेवा करेगा, आपका आगे पीछे लगा रहेगा। तो हुमायूं को धन भी मिला, उसका बेटा भी मिल गया, बहुत कुछ हुमायूं को प्राप्त हुआ, और हुमायूं खुश हो गया और संधि भी कर लिया। यही तो हुमायूं की सबसे बड़ी गलती है कि हुमायूं बिना लड़े सबसे संधि जो कर रहा था, ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि इस टाइम तक शेर खान हुमायूं से कमजोर तो था, लेकिन क्या पता भविष्य में शेरशाह सूरी काफी मजबूत हो जाए और हुमायूं को हरा दे। ये भी तो हो सकता है। ये संधि कर रहा था, छोड़ रहा था, ये बहुत गलत कर रहा था। छोटा गाछ को उखाड़ना बहुत आसान होता है जमीन से, यही गाछ जब पेड़ में बदल जाता है तो उसको उखाड़ने के लिए काफी मशीन और मशक्कत लगाना पड़ता है, काटना पड़ता है, फिर भी उखाड़ना आसान नहीं होता है। वही चीज है, शेरशाह सूरी को छोड़ करके हुमायूं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। हर बार संधि करना हुमायूं के लिए घातक ही हो रहा था। हुमायूं को हर बार संधि नहीं करना चाहिए। हर एक इतिहासकार हमेशा कहते हैं कि हुमायूं जो 15 साल के लिए भारत की गद्दी से बाहर रहा, बस वह अपने एक ही वजह से वो हर बार संधि करके सभी राजा को छोड़ देता था कुछ धन लेकर के। और जब धन मिल जाता था हुमायूं को, खुश होकर के वो वापस आ जाता था, और उसने वह अपना मस्ती मौज करता था, वह धन से काफी नाच गाना मस्ती मौज पूरा ऐश अय्या सब वह पैसा से करता था, ठीक ना। बहुत खुश हो जाता था वह धन लेकर हुमायूं। और इतना पैसा हुआ कि उसने
पैसा कहाँ रखे, क्या करे, तो उसने एक लाइब्रेरी भी बनवाया, दिन पनाह का निर्माण करवाया खुशी से। यह लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारा किताबें रखा जाता है, पढ़ाई किया जाता है। दिन पनाह लाइब्रेरी किनके द्वारा बनाया गया? तो हुमायूं के द्वारा बनाया गया था दिन पनाह लाइब्रेरी। और भी जो भी भोग विलास में फिर से डेली मतलब कहीं न कहीं लीन रहता था हुमायूं, क्योंकि अ, संधि के माध्यम से इसका कमाई काफ़ी हो गया था, बढ़ गया था। काफ़ी हीरा, ज्वार, जेवरात, पैसा, धन, दौलत सब कुछ हुमायूं को मिल जाता था संधि के माध्यम से। तो यह अपना लाइफ को काफ़ी लग्ज़री बना लिया भारत में। और इसी सब समय के बीच में एक गुजरात में बहुत मजबूत शासक उभर के आ रहे थे, जो कि हुमायूं के नज़र में नहीं था। और वह शासक उभर के आ रहे थे जिसका नाम था बहादुर शाह। लेकिन जब 1535 से 36 में जब हुमायूं को बहादुर शाह के बारे में पता चलता है, तो हुमायूं गुस्सा से लाल हो जाता है। हुमायूं कहता है ये कौन है बहादुर शाह, और गुजरात में कौन पनप रहा है, ये कौन है बहादुर शाह। उसको हुमायूं युद्ध चैलेंज देने के लिए गुजरात चला गया। तभी मतलब हुमायूं को गुस्सा आ गया बहादुर शाह पे कि वो क्यों आगे बढ़ रहा है इतना, तो युद्ध चैलेंज हुमायूं उसको दे देता है। किसको? गुजरात के ही शासक को। तभी वहां बहादुर शाह नहीं रहता है, मतलब गुजरात में बहादुर शाह नहीं रहता है। आज की तरह मोबाइल का सिस्टम तो है नहीं जो फोन घुमा के युद्ध चैलेंज देगा। युद्ध चैलेंज देने के लिए भी भाई साहब जाना पड़ता था। तो गुजरात जाने में भी 8-10 दिन लग जाता था, घोड़ा से जाता था, पैदल जाता था सैनिक। तो जाने के बाद भी उसको वहां पे बहादुर शाह नहीं मिलते हैं, क्योंकि वह गए हुए थे चित्तौड़ महारानी जो कर्णावती थी, चित्तौड़ की महारानी कर्णावती को युद्ध चैलेंज देने के लिए। कर्णावती 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 का एरिया को जीतने के लिए कौन गए हुए थे? गुजरात शासक, क्योंकि वह अपना साम्राज्य को काफी तेजी से क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे। ये गुजरात का जो शासक है उसका नाम क्या था? अभी अगर आप सुने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। बताइए क्या नाम था वो जो गुजरात का बहुत मजबूत शासक उभर के आ रहा था, उसका क्या नाम था? बहादुर शाह नाम था। क्या नाम था? बहादुर शाह। वही कर्णावती को चैलेंज देने के लिए गया हुआ था, लेकिन मतलब कर्णावती से युद्ध लड़ने के लिए गया हुआ था। तभी उसके घर कौन पहुंचता है? हुमायूं। लेकिन वहां का मंत्री कहता है कि राजा तो अभी कर्णावती से लड़ने के लिए गए हैं, राजा तो यहाँ है ही नहीं, तो आप एक काम करिए यहीं पे विश्राम कर सकते हैं। कर्णावती से जब लड़ने के लिए गया था, तो विक्रमाजीत की रक्षक थी कर्णावती। एक राजा थे विक्रमाजीत, उसकी ही रक्षिका थी कौन? कर्णावती। एक चीज आप हमेशा नोट करके माइंड में रखिए कि चित्तौड़ की महारानी कर्णावती ने हुमायूं को एक लेटर लिखा था, क्योंकि कर्णावती को पता था कि हुमायूं जो है वो भी इससे लड़ना चाहता है। किससे? जो गुजरात का शासक उभर के आ रहा था बहादुर शाह, उससे लड़ना चाहता है। तो कर्णावती भी एक लेटर में लिखी हुमायूं को, लिखी, आप मुझे एक भाई होने के तौर पे मदद कीजिएगा, क्या आप मेरा बड़े भाई के होने पर मदद कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, बहादुर शाह के अगेंस्ट लड़ने में हमको सपोर्ट करिए, सरकार सपोर्ट करिए, नहीं तो हमको ये बहादुर शाह खा जाएगा, कच्चे खा जाएगा। ये बहादुर शाह बहुत डरावना शासक है, हमको कच्चा खा जाएगा। और लेटर के साथ एक राखी भी भेजी थी कर्णावती। बोली ये राखी भैया आप अपने हाथ में बांध लीजिएगा, आप मेरे बड़े भाई के समान हैं, और यह राखी के लाज में आप हमको जरूर मदद करिएगा, इस चीज का हमको बहुत ज्यादा आशा है। तो लिफाफा में राखी को निकाला, तो मन बनाया कौन? हुमायूं की कहीं ना कहीं हम कर्णावती का मदद करें, क्योंकि वो हमको भाई कह के पुकारी है। क्योंकि उसको बहादुर शाह क्या कर रख बहादुर शाह उसको हरा देता। तो कर्णावती चाल चली, क्यों ना हम हुमायूं को अपने में मिला लें भाई बोल करके, और बहादुर शाह हमको फिर हरा नहीं पाएगा। और लेटर को पढ़ लिया, लेकिन यह बात जब पता चला बहादुर शाह को, तो वो भी लेटर लिख दिया हुमायूं को, जिसमें लिखा हुआ था कि देखो हुमायूं, बहादुर शाह बोला देखो हुमायूं, हम भी एक अफगान के मुसलमान हैं और तुम भी मुसलमान हो,
मुसलमान मुसलमान कहीं न कहीं भाई ही होते हैं। तो एक चीज़ याद रखना कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध लड़ रहे हैं। हम मुस्लिम को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं, इसीलिए हम कर्णवती से युद्ध लड़ना चाहते हैं। कर्णवती हिंदू राजपूत राजा रानी राजकुमारी है, इसलिए हम उससे युद्ध लड़ रहे हैं। सो हम नहीं चाहते हैं कि तुम मुस्लिम हो करके कर्णवती हिंदू को सपोर्ट करो। हम अपना धर्म हिंदू मुस्लिम धर्म को बचाना चाह रहे हैं, हमारा पूरा समुदाय मुस्लिम धर्म को सपोर्ट करेगा। हम जिहाद का नारा दे रखे हैं, जिहाद छेड़ दिया ये बीच में, क्योंकि जिहाद जो होता है ना, वह मुस्लिम धर्म को बचाने के लिए लड़ी गई लड़ाई होता है, ठीक ना? तो अब फँस गया हुमायूँ कि अब हम वो हमको राखी भेजी थी उसका मदद करें कि नहीं करें, कि हम ये कि बहादुर शाह का मदद करें, क्योंकि मुस्लिम का मदद भी अब सोच मतलब असमंजस में पड़ गया कि किसका मदद करें? कर्णवती का मदद करें या फिर बहादुर शाह का मदद करें? क्योंकि बहादुर शाह भी बोला कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो मुस्लिम धर्म को बचाने के लिए है। तो कहीं न कहीं हुमायूँ भी मुसलमान था, और मुसलमान जो था, तो सबसे बड़ा बात है कि जो मुसलमान था हुमायूँ, ये भी मुसलमान को हटा नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, एक हिंदू को सपोर्ट नहीं कर सकता, है ना? इसीलिए इस धर्म की रक्षा की लड़ाई में हुमायूँ फँस गया कि हम मुस्लिम को सपोर्ट करें या बहन जो राखी भेजी उसका फ़र्ज़ निभाएँ भाई की तरह, किसका हेल्प करें? तो इसके मन में एक चीज़ आया कि ना हम बहन का सपोर्ट करेंगे, ना यह भाई का सपोर्ट करेंगे, किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपना न्यूट्रल रहेंगे। हम अपना चुपचाप गुजरात वाले क्षेत्र में बैठ के आशा देखते रहेंगे, कब बहादुर शाह वापस आता है और हम उससे लड़ाई करें, अपना स्वतंत्र लड़ाई। हमको उन दोनों के बीच में पड़ना ही नहीं है, और दोनों का लेटर को हुमायूँ फाड़ देता है और ज़मीन में गाड़ देता है। क्योंकि हुमायूँ कन्फ्यूज़ कर गया कि हम राखी वाली बहन का सपोर्ट करने कर्णावती का, या फिर धर्म को सपोर्ट करने धर्म के लिए जो भाई लड़ रहा है। तो इतना बड़ा कन्फ्यूजन में हुमायूँ फँस गया। लास्ट में कर्णावती के साथ नहीं देता है कौन? हुमायूँ। और फिर बहादुर शाह महारानी कर्णावती से युद्ध जीत लेता है, काफ़ी धन लूट लेता है उसका, और जब वापस आता है गुजरात, खुशी-खुशी काफ़ी धन लेकर के वापस आता है। कौन? बहादुर शाह। और भाई साहब गुजरात में इसका आशा कौन देख रहे होते हैं? हुमायूँ 10 दिन 15 दिन से बैठ के आशा देख रहे होते हैं। और फिर हुमायूँ के साथ युद्ध हो जाता है, काफ़ी युद्ध होता है हुमायूँ के साथ, जिसमें हुमायूँ जीत जाता है, क्योंकि हुमायूँ मजबूत शासक था। बहादुर शाह से हुमायूँ जीत जाता है, और युद्ध के बाद मालवा गुजरात पर हुमायूँ का ही अधिकार हो जाता है, क्योंकि हुमायूँ जीत जाता है बहादुर शाह से। और मांडू और चंपानेर नामक एक किला है, जिसपे हुमायूँ मांडू और चंपानेर एक ऐसा किला है, उसपे भी राजपूत का ही शासन रहता है, उसको भी हुमायूँ जीत लेता है। और इस 2 जो किला जीता था ना, हुमायूँ बहुत धन प्राप्त किया। जो मांडू वाला किला है और चंपानेर वाला किला है, वो गुजराती साइड पड़ता है। इस किला से भी हुमायूँ बहुत सारा क्या किया था, बहुत ज़्यादा धन प्राप्त किया था। तो हुमायूँ को धन की कमी कहीं न कहीं हो ही नहीं रही थी। हर जगह हुमायूँ जहाँ कोदार चलाता था, वहीं से सोना निकल के आता था। खूब धन प्राप्त किया, और इस धन को हुमायूँ वापस लेकर चला जाता है। कहाँ? चला गया, अपना घर पहुँचा, और अपने बड़े भाई को इस एरिया पर अधिकार करने के लिए छोड़ दिया। किस पे? फिर बड़े भाई को देखिए एक एरिया दे दिया, मांडू और चंपानेर वाला जो क्षेत्र है, वो अपने बड़े भाई को सौंप दिया। कहता है भाई को तुम यहीं पे शासन करो, बट युद्ध के दौरान हुमायूँ बहादुर शाह को मारने में सफल नहीं रहा। जब युद्ध हो रहा था तो बहादुर शाह को मारने में सफल होता ही नहीं है। गुजरात अभियान जब चलाया था तो बहादुर शाह को मारने में सफल नहीं हो पाता, लेकिन धन वगैरह तो लूट ही लिया। इसी दौरान हुमायूँ पहुंच जाता है चुनारगढ़ का किला, और चुनारगढ़ का किला को भी कब्जा कर ही लिया था।
बट शेर खान अपने बेटा कुतुब खान को हुमायूं के पास से वापस बुला लेता है, क्योंकि शेर खान को लगता है मेरा सेना अब मजबूत हो चुका है, अब हुमायूं की तलवार चाटने से कोई फायदा नहीं है। वह अपने बेटा को वापस बुला लिया अपने पास, और हुमायूं चुनारगढ़ के किला को फिर से वहां का सैनिक वैनिक से लड़के चुनारगढ़ वाला किला को फिर अपने अंदर कर लिया। तब तक हुमायूं कहाँ था? हुमायूं था गुजरात वाले क्षेत्र में। इसी बीच में चुनारगढ़ वाला किला अपने क्षेत्र में फिर से शेरशाह सूरी इधर मिला लेता है। हुमायूं बेचारा उधर बहादुर शाह से युद्ध लड़ रहा होता है, इधर तक तक कांड कर देता है कौन? शेरशाह सूरी। और इधर वाला क्षेत्र फिर से अपने वाले क्षेत्र में मिला लेता है शेरशाह सूरी, और अपना बचवा जो इसको नौकर के रूप में भेंट में दिया था उसको भी वापस ले लेता है। तो कहीं ना कहीं हुमायूं जो है चुनारगढ़ का किला को जीत कर बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है, और उसे लगता है कि हम आगे बढ़कर सबको हरा देंगे। और मोहम्मद लोदी जो है वो मर चुका था, तो हुमायूं को मानो क्षेत्र को कब्जा का एक अधिकार हो गया था, क्योंकि उधर मोहम्मद लोदी भी मर चुके थे, अफगान शासक मोहम्मद लोदी भी क्या हो चुके थे? मर चुके थे। लेकिन इधर शेरशाह सूरी जो है वापस ले लिया, तो ये चीज इसके मन में थोड़ा सा खटकने लगा हुमायूं को, कि भाई साहब पूरा हिंदुस्तान तो जीत ही गए हैं लगभग क्षेत्र, गुजरात से लेके बंगाल तक, बंगाल से लेके यूपी तक, यूपी से लेकर के दिल्ली आगरा सब क्षेत्र तो मेरे अंदर ही है। लेकिन ये जो है चुनारगढ़ का किला फिर वापस शेरशाह सूरी ले लिया, ये चीज हुमायूं को अच्छा नहीं लग रहा था। और इसी तरह हुमायूं आगे बढ़ता है और बढ़कर बंगाल भी जीत लेता है। तो जो शेरशाह सूरी था वह बंगाल पे शासन कर रहा था, मतलब बंगाल वाला जो क्षेत्र है वह शेर खान वहां का राजा था, वहीं पे एक अधिकार कर लिया। लेकिन जब वह बंगाल को जीत रहा था तभी हुमायूं को एक सूचना मिली कि भाई हिंदाल जिस भाई को उसने अपना एक साम्राज्य का क्षेत्र दिया था, मेवात वाला क्षेत्र, जो मेवात वाला क्षेत्र दिया था ना हुमायूं, वह क्या करता है? हार जाता है, मतलब कहीं ना कहीं मेवात वाला क्षेत्र को बचा नहीं पाता है। थोड़ा सा मुंह दर्द नहीं करने लगता है बोलते बोलते? क्या हम इस वीडियो को दूसरा मतलब चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा? ऐसे तो हमको लगता है एक ही वीडियो में डाल देंगे तो समझ में आ ही जाना चाहिए, लेकिन यदि दूसरा वीडियो लाएंगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, क्योंकि ये 1 घंटा से काफी आगे चला जाएगा, है ना। और फिर अभी काफी हुमायूं के बारे में देखना है, शेरशाह सूरी कैसे जीतेगा, फिर हुमायूं कहाँ जाएगा, फिर हुमायूं मतलब हुमायूं जो अपने भाई को इतना किया था, क्या उसका भाई काम आएगा कि नहीं आएगा वक्त पे, सब कुछ देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमको लगता है कि एक ही वीडियो में टोटल पढ़ाना ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इस वीडियो का थंबनेल हुमायूं पार्ट 1 डाल देंगे, और फिर हुमायूं पार्ट 2 लाएंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। हम थोड़ा सा उसको थोड़ा पीछे से ही पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझ में अच्छे से आने लगे। चलिए, अभी के लिए इस वीडियो के लिए बाय बाय। आप हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करिए और हमें आगे बढ़ाइए। हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमारे चैनल पे आके पढ़ते हैं और पढ़ के कुछ ना कुछ समझ में आता है। हमको ऐसा लगता है कि आपको समझ में आता होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।